हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक बताने वाला हूँ, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं एमएसएन का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। किसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? किसके लिए? नर्सिंग फील्ड के लिए। किसी भी लाइन में एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, यहाँ तक कि एमबीबीएस लोग को लिए भी एमएसएन बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो एमएसएन का जो सबसे छोटा टॉपिक है, देखने में आपको बहुत छोटा टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा टॉपिक है नहीं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसएन में इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो कि एमएसएन फर्स्ट का ये पहला चैप्टर आता है। तो इन्फॉर्मेशन आप जनरली देखिएगा तो इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल नजर में आएगा। नॉर्मल कहेंगे इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कहेगा हर कोई की इन्फॉर्मेशन को डिस्कस क्या करना है, लेकिन कोई डिस्कस कर नहीं पाएगा। और इन्फ्लामेशन एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी डिजीज को या किसी भी इंजुरी, जब कोई भी इंजुरी होता है, उसमें सबसे पहला जो सिम्टम वहां पर प्रेजेंट आता है वो इन्फ्लामेशन ही आता है। इसलिए इन्फ्लामेशन को हल्का में नहीं लेना चाहिए। इन्फ्लामेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इन्फ्लामेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा नाम सौरभ सिंह चौरसिया है और हम लोग आज इन्फ्लामेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, किसी भी चीज के पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले उसका डिफिनेशन पहले देखना चाहिए, आखिर वो है क्या। ठीक है, इन्फ्लामेशन इज ए रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजुरी। देखिए वो क्या है ना, इन्फ्लामेशन क्या है, जब हमारा बॉडी इंजुरी हो जाता है, इंजूर हो जाता है, या ट्रामा में किसी भी वजह से, एक्सीडेंट वगैरह से जब हमारा कोई भी मतलब टिश्यू इंजुरी हो जाता है, तो इंजुरी होने के बाद जो प्रतिक्रिया देती है, जो वो रिस्पॉन्स देता है, उसी को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। जो बॉडी हमारा रिस्पॉन्स किया, जो टिश्यू हमारा रिस्पॉन्स किया चोट लगने के बाद। जनरली आप लोग देखे होंगे कि जब इन्फ्लामेशन होता है तो वो जनरली चोट लगने के बाद ही होता है, वो एक्सटर्नल चोट हो या इंटरनल चोट हो। अब आप एक्सटर्नल और इंटरनल चोट के बारे में मैं आगे बताऊंगा, आप अब देखिए आगे की बात है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि आखिर ये मतलब हो कैसे जाता है, क्यों होता है, इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है इन्फ्लामेशन में। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। स्वेलिंग देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर हाई होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द सराउंडिंग टिश्यू। देखिए क्या होता है ना कि जब कहीं भी आप ऐसे नोटिस किए होंगे, जब इन्फ्लामेशन कहीं भी बॉडी में हो जाता है तो वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा, पेन भी हल्का होगा, रेडनेस भी होगा। और वहां जब टच कीजिएगा ना, जहां स्वेल किया हुआ है, जहां स्वेलिंग किया हुआ है, जहां सूजन आया हुआ है, वहां पे आपको टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई दिखाई देगा। ठीक है, और वहां पे जो ब्लड फ्लो है वो वहां पर थोड़ा ज्यादा। देखिए बॉडी में हमारा ऐसा फंक्शन बना हुआ है ना, ऐसा इंक्रीज किया हुआ है, ऐसा फंक्शन मॉडलाइज हमारा बॉडी इस तरह मॉडिफाइड किया हुआ है कि कहीं भी चोट लगता है, कहीं भी कुछ होता है तो सारा ब्लड वगैरह सारा चीज एक जाकर वहां पे, जैसे मानिए आज मोहल्ले में कहीं भी हल्ला हुआ, कहीं भी झगड़ा हुआ, ऐसे तो मोहल्ले में चारों तरफ आपको आदमी नजर आएंगे, चारों तरफ बिखरे हुए आदमी नजर आएंगे। लेकिन अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं झगड़ा हो जाता है तो देखते हैं वहां पे भीड़ हो जाता है, काफी लोग आकर वहां पे जमा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में होता है, जब हमारा बॉडी में कहीं भी इंजरी होता है, कहीं भी चोट लग जाता है, कहीं ट्रॉमा होता है, तो वो हमारे बॉडी का जो सारा ब्लड वगैरह है वो सब चारों तरफ घूम रहा है आपस में, पूरा बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, पूरा बॉडी हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी जब ब्लड सर्कुलेशन से चल रहा है तो कहीं भी चोट वगैरह लगता है ना, तो कुछ ब्लड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जहां ब्लड की जरूरत जितना परसेंट है उससे एक्स्ट्रा आकर वहां पे हेल्प करने के लिए वहां प्रेजेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द सराउंडिंग टिश्यू। जिस टिश्यू में इंफेक्शन हुआ है, जिस टिश्यू में प्रॉब्लम आया है, जिस टिश्यू में इन्फ्लामेशन हुआ है, वहां पर हमारा क्या आएगा, ब्लड फ्लो एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका काउज देखेंगे, कारण क्या क्या हो सकता है इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन का कारण हो सकता है हीट और कोल्ड। अब देखिए यहाँ पे हीट के बारे में तो आप लोग जानते हैं, कोल्ड नहीं समझे। कोल्ड क्या है ना, कभी कभी आपको ठंड से भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंड जब भी लगता है ना, उस समय भी स्वेलिंग आता है। लेकिन अभी ये रेयर केस में दिखता है, जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन ज्यादातर हीट का ही आपको देखने को मिलेगा स्वेलिंग, लेकिन कोल्ड में भी दिखता है, वो आपको पता नहीं चलता है। केमिकल इरिटेशन, देख केमिकल इरिटेशन में कोई भी केमिकली जो होता है, सब्सटेंस होता है, केमिकली कोई भी चीज होता है जिसके थ्रू अगर हमारा बॉडी में टच होने के बाद बॉडी हमारा रिएक्ट करता है, उसमें भी जो इन्फ्लामेशन आता है, एक शरीर से भी हो जाएगा। फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है ना, इसमें ठंड के कारण जो स्वेलिंग देखने को हमें मिलता है, ठंड के कारण, जैसे ठंड वाले इलाके में जो रहते हैं, या आप जैसे जनरली हम लोग ठंड वाले इलाके में तो उतना रह नहीं पाते हैं, तो उतना ठंड तो पहुंचता नहीं कि हम लोग को हाथ वगैरह स्वेलिंग कर सके जनरली। लेकिन आप इसको अपने आप में मतलब देख सकते हैं, फ्रिज वगैरह में अगर बर्फ वगैरह में आप जबरदस्ती हाथ ज्यादा देर दबा के रखिएगा तो फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा आपको। वो ठंड के कारण जो स्वेलिंग होता है उसको हम लोग फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। इन्फेक्शन बाई पैथोजन, अब पैथोजन में आप जानते हैं बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगस आ जाएगा,
जितना भी बाहरी मतलब फॉरेस्ट पार्टिकल है, इसमें फॉरेस्ट पार्टिकल भी होगा, फॉरेस्ट बॉडी भी हो जाए, कोई भी चीज हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी पहले तो सतर्क हो जाता है कि नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आया, तो उससे बचाव के लिए वहां पे स्वेलिंग आ जाता है। ठीक है, अब रेडिएशन आ जाएगा, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, और बर्न की वजह से भी हो सकता है। देख लिए हम लोग, तो हम लोग काउज अभी हम लोग देख लिए। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप। देखिए जनरली टाइप में अगर हम लोग देखते हैं तो एक एक्यूट आता है, क्रोनिक आता है। एक्यूट हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्यूट कुछ समय के लिए हमारा आता है, जैसे मान लीजिए मच्छर काट दिया, चाहे आपको कहीं बाहर निकले कोई कोई भी कीटाणु काट लिया, कोई भी चीज हो गया, जैसे जो घूमने फिरने वाले जो नॉर्मल कीटाणु वगैरह होते हैं उनसे जो कटने के बाद जो कुछ समय के बाद नॉर्मली हमारा बॉडी में एंटीबॉडीज होता है तो वो ठीक कर देता है, तो वो एक्यूट अभी सूजन हुआ 10 मिनट 15 मिनट या 1 दिन के अंदर में वो निपट गया, तो वो आपका एक्यूट में आ गया। लेकिन क्रोनिक जो हमारा होता है वो क्रोनिक होता है लंबे समय तक, उसी में लंबे समय तक में जो बहुत सारे डिजीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि कोई भी डिजीज हमारा बॉडी में होता है तो वो इन्फ्लामेशन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम के रूप में नजर आता है। तो आप देखिए अपेंडिसाइटिस हो गया, ओटाइटिस हो गया, साइनस हो गया, पेंक्रियाटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, जितना भी ये आपको डिजीज नजर आ रहे हैं ना, ये सारे डिजीज होते हैं, ये सारे जो है इसमें आपको इन्फ्लामेशन ही दिखा जाता है। अब खास करके आइटिस, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि खास करके आइटिस जिस वर्ड की लास्ट में लग जाता है, जिस बीमारी के लास्ट में लग जाता है, जिस डिजीज के लास्ट में आइटिस नजर आ जाए, उसका मतलब ही होता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन। तो आप अगर किसी डिजीज के बारे में नहीं भी जानते और एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप इतना समझ जाइएगा कि अगर आइटिस लास्ट में लगा हुआ है तो वो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होगा। तो उसमें आप दो चार शब्द आप एक्स्ट्रा बनाकर लिख सकते हैं जिससे आप मार्क्स ला पाइएगा। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि इन्फ्लामेशन तो नॉर्मल चीज होता है, कहीं भी थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया, कहीं कुछ हो गया तो नॉर्मल है। नहीं, जब ये चीज अगर आपका मच्छर काटने से हुआ तो वो नॉर्मल हुआ, लेकिन अगर बॉडी के इंटरनल पार्ट में अगर वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया तो वो बहुत खतरनाक हुआ। तो टाइप में आपको मैंने ये जो डिजीज बताया हूँ, ये डिजीज को मैं आपको शॉर्टली डिफाइन कर देता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अपेंडिसाइटिस जो होता है, अपेंडिसाइटिस जो होता है वो अपेंडिक्स जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है। देखिए हमारा जो लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा, मैं यहाँ बना रहा हूँ इस तरह, इस तरह होता है, और यहाँ होता है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पर होता है अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, वो हमारा ऐसे जनरली देखा जाए तो हमारा बॉडी में वो खास जरूरत की चीज नहीं है, लेकिन बहुत जरूरत की चीज है नॉर्मली। अगर क्योंकि जब अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिसाइटिस जब हो जाता है तो उसमें अपेंडिक्स पूरा काट कर हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन उसके बिना भी इंसान रहता है। लेकिन जो होता है इसमें जो होता है ऐसे टाइप का, हाँ मतलब ऐसे टाइप का हार्मोन और एंजाइम एंजाइम ऐसे टाइप का रिलीज करता है जो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। तो थोड़ा सा इससे हमारे बॉडी में चेंजिंग आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा पार्ट नहीं है कि जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, इस टाइप का नहीं है। इसलिए उसको जनरली, और खास करके जब अपेंडिसाइटिस होता है ना तो उसमें मतलब गोल ब्लैडर देखे हैं, गोल ब्लैडर के टाइप में वहां पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है और उसमें पस का बहुत हेवी फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब उसमें काट कर आप मतलब पस को निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए उसको पूरा अपेंडिक्स को ही काट कर वहां से हटा दिया जाता है। ओटाइटिस, ओटाइटिस बताया, ओटाइटिस एक सिम्टम है आपको ईयर पेन का, ईयर जो कान में दर्द आता है तो उसको ओटाइटिस कहते हैं। साइनस, साइनस जो होता है वो आपका नाक के पास, देखिए हमारा जो नोज होता है, नोज के ऊपर में यहाँ पर एक कोन, यहाँ पे इतना दूर में हमारा साइनस फैला हुआ रहता है। ये साइनस इतना खतरनाक टाइप का है, मतलब आपको बॉडी को कुछ खास इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मानिए तो बहुत इफेक्ट पहुंचाने वाला है। साइनस में क्या होता है ना कि मतलब इतना ज्यादा म्यूकस रिलीज होना स्टार्ट होता है ना, पूरा ये स्वेल कर जाएगा, दिखेगा नहीं, अंदर में होगा, स्वेल कर जाएगा पूरा, नाक से एकदम एनी टाइम आपको जैसे पानी बहता है ना उस तरह का पानी बहता हुआ नजर आएगा साइनस में एकदम पूरा, और नाक के अंदर में आपको दिखेगा। जब आप इस तरह नाक को ऊपर कीजिएगा तो उसमें जो ओटाइटिस जो उसमें स्वेल नजर आएगा, मतलब सॉरी साइनस में जो स्वेलिंग दिखेगा वो इस तरह आप उसको नाक को उठाइएगा बढ़िया से देखिएगा तो उसमें वो स्वेल दिखाई देता है उसमें, तो वो चीज इफेक्ट पड़ जाता है। पेंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, पेंक्रियाज के अंदर में हमारा इन्फ्लामेशन आ जाता है। मेनिंजाइटिस में हमने बताया, मेनिंजाइटिस जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का एक लेयर होता है मेनिंजस, मेनिंजस लेयर जो हमारा ब्रेन को, जो हमारा ब्रेन रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मेनिंजस लेयर। जैसे मानिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट, नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया, ऐसे हमारा चोट लगा, तो जो चोट लगा तो हमारा ब्रेन इतना सेंसिटिव हो रहता है तो उसको जरा सा भी चोट लगेगा ना तो वो तुरंत फ्रैक्चर कर जाएगा, मतलब तुरंत उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाएगा तुरंत, जरा सा भी उसके लिए चोट बहुत हार्ड होता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि हमें हेलमेट पहन कर ही चलना चाहिए, कोई भी चीज बचे चाहे नहीं बचे, इसको बचाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारा हार्ट भी सेंसिटिव है, लेकिन हार्ट के लिए भगवान हम लोग को ऑलरेडी एक हेलमेट दे चुके हैं, कौन सा, हमारा रिब्स,
ये एक तरह से प्रोटेक्शन करता है हमारा हार्ट का, लेकिन ब्रेन के लिए ये जो स्कल जो है वो ये बोन है वो इतना हार्ड नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट टोटली कर सके। इसलिए जब बाइक वगैरह चलाते हैं तो ज्यादातर हेड है जो ज्यादातर उसमें चोट लगने की संभावना होती है, इसलिए हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेनिंजस लेयर जो होता है छोटा मोटा जो झटके होते हैं, मतलब मेनिंजस लेयर एक रबड़ के जैसा आप समझिए कि वो एक पार्ट होता है। तो छोटा मोटा जो झटका होता है उसमें एक लिक्विड भी भरा होता है, सीएसएफ लिक्विड इसको कहते हैं, सीएसएफ होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको वो फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लूइड भरा होता है मेनिंजस लेयर होता है। तो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ वो रहता है कि अगर थोड़ा सा झटका लगता भी है तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे बाइक में जो वो शॉकर लगा हुआ रहता है ना, कहीं भी झटका लगा तो वो डाउन जाएगा लेकिन फिर वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो वही शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, चोट लगता है तो उसमें हमें संभाल देता है। लेकिन जब जब मेनिंजाइटिस होता है तो जब मेनिंजस लेयर में स्वेलिंग आ जाता है तो उसमें उस मेनिंजस लेयर में स्वेलिंग आ जाता है तो सबसे पहले उसमें सीएफएस सिलेब्रो सॉरी सीएसएफ का जांच भेजा जाता है, क्योंकि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को जांचा जाता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ कौन बीमारी है, नहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग वो जांच के आधार पर आपको पता चल जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कोलिटाइटिस। देखिए कोलिटाइटिस क्या होता है, जो कोलोन होता है हमारा, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कोलोन से बना होता है, लाइक दिस। ये जो हुआ, ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये कोलोन का स्ट्रक्चर हुआ, इसमें कोलिटाइटिस हो जाता है। इसमें जब कहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे इस पार्ट में हो गया, चाहे इस पार्ट में हो गया, चाहे इस पार्ट में कहीं भी हो गया, तो वो जब कोलोन में कहीं भी अगर वो इन्फ्लामेशन होता है तो उसको कोलिटाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, देखिए टॉन्सिलाइटिस जनरली अधिकतर लोगों में ये हो जाता है, ये होता है खास करके हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करने से होता है। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है ना, हमारे गले के पास में, यहाँ पे गले के पास में दोनों साइड में जो हमारा एक इस तरह जो लटका हुआ रहता है उसके किनारे में जो रहता है उसको कहते हैं, तो हम आपको फिगर से दिखा देंगे, वो आपका होता है टॉन्सिलाइटिस। इसमें क्या होता है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, उससे स्वेलिंग आ जाएगा ना तो कोई भी चीज आप खा नहीं पाइएगा, कोई भी चीज नहीं खाइएगा, पानी पीजिएगा, बार बार खांसी आता रहेगा। अब खाइएगा पानी पीजिएगा तो उसमें तकलीफ होगा, दर्द महसूस होगा, खाना पीना आपको मन नहीं करेगा कुछ खाने का, भूख लगने के बावजूद आप नहीं खा पाइएगा। डर्मेटाइटिस में मैंने आपको बताया कि स्किन में कहीं भी स्किन में स्वेलिंग आ जाता है, वो डर्मेटाइटिस में आ जाता है। उसके बाद राइनाइटिस राइनाइटिस में क्या होता है ना, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन एक होता है हमारे यहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो राइनाइटिस काउज करता है, राइनाइटिस बीमारी होता है उसमें, फिर उसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे ही आपको बीमारी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है साइन और सिम्टम, मतलब क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा जब जिस जगह पे हमारा स्वेलिंग होगा, जहां पे हमारा स्वेलिंग होगा, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रेडनेस। जिस जगह पर स्वेलिंग होगा, जिस जगह पर इन्फ्लामेशन होगा वहां पहले आपको रेड नजर आएगा, रेडनेस नजर आएगा, उसके बाद वहां पे हीट नजर आएगा। जैसा कि मैं पहले बताया कि जिस जगह पे इन्फ्लामेशन होता है, जहां स्वेलिंग सूजन होगा, वहां टच कीजिएगा, बॉडी के मतलब पूरे बॉडी के टेम्परेचर और वहां का टेम्परेचर में बहुत का डिफरेंट हो जाएगा। जहां स्वेलिंग होगा वहां पे थोड़ा टेम्परेचर हाई रहेगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वो फंक्शन उतना अच्छा से आपको फंक्शन नहीं करेगा। उसके बाद स्वेलिंग हो जाएगा, पेन करेगा, और कभी कभी किसी कंडीशन में फीवर भी आ जाता है। तो ये हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। अब इसमें मैं कॉमन चीज बता दूं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन और सिम्टम में अगर देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा कॉमन है। लगभग जितना भी डिजीज होगा, लगभग जितना भी बीमारी किसी भी इंसान के अंदर में आता है, ये चीज आपको 100%, अगर वो स्किन से रिलेटेड होगा, ट्रॉमा से रिलेटेड होगा, तो रेडनेस 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा, किसी भी तरह का चोट होगा तो स्वेलिंग देखने को मिलेगा। अब फीवर तो एक ऐसा सिम्टम है ना कि आज तक कोई ऐसा बीमारी बना ही नहीं है जिसमें फीवर आपको नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या है नहीं है, फिर भी आपको फीवर आना लगेगा। कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में घुसता है आपको फीवर आना लगेगा। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर सिम्टम में आता है फीवर। अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। देखिए पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि आखिर ये हुआ कैसे, वो किस तरह से आगे बढ़ा, वो किस तरह इफेक्ट किया हमारा बॉडी को, वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, सेल इंजुरी होगा। सेल इंजुरी मतलब हो गया, इसका कारण ये हो सकता है। सेल इंजुरी किसके कारण होगा, हीट के कारण होता है, बर्न के कारण हो सकता है, ट्रामा एक्सीडेंट वगैरह के कारण हो सकता है, केमिकल इरिटेशन के कारण हो सकता है। तो यही सब कारण की वजह से हमारा क्या सेल इंजुरी हो जाएगा, मतलब हमारा बॉडी में कहीं भी चोट लग जाएगा, ठीक है। जब चोट लगेगा तो देखिए कैसे कैसे इन्फ्लेमेशन अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, कैसे कैसे वो हो रहा है प्रतिदिन। सेल इंजुरी जब होगा, सेल में जब चोट लगेगा तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा। पहले थोड़ा सा वो स्वेलिंग आएगा, अगर मान लीजिए वो मच्छर काटा चाहे कीटाणु काटा वाला होगा तो वो एक्यूट तक आकर रह जाएगा। एक्यूट तक आने के बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो क्रोनिक नहीं जाएगा, वो एक्यूट तक आएगा। तो
इस एक्यूट आने के बाद ये हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हल्का सा जैसे कोई कीड़ा काट दिया आपको, कोई भी कीटाणु वगैरह कीड़ा वगैरह काटा, तो जहां पे काटा वहां का मसल्स थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक होकर आपको बॉडी को बहुत इफेक्ट पहुंचाए, नहीं, ब्लैक होता है और 1 से 2 दिन के अंदर में वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा सेल आपका डेथ भी कर सकता है, थोड़ा सा माइनर सा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा बॉडी कब वो सेल डेथ किया, कब उसको वो रिप्लेस कर दिया, कब उसको ठीक कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा। या दूसरी कंडीशन हो सकता है रिसॉल्व कर देगा, मतलब जैसे मच्छर वगैरह काटता है, कोई भी अलग सा कीटाणु वगैरह काटा में जैसे रगड़ दिए 5 मिनट में खत्म हो गया, रिसॉल्व हो गया, वो खत्म हो गया, वो दिखाई नहीं। या फिर हीलिंग हो गया, मतलब जैसे ही थोड़ा सा पस जमा, थोड़ा सा पस आया, और आप एक बार आप देख सकते हैं डर्मेटाइटिस जो हुआ, यही तो है डर्मेटाइटिस, जो कीटाणु वगैरह से। डर्मेटाइटिस मतलब होता है स्किन के ऊपर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ये तो जनरली कीटाणु वगैरह से होता है, लेकिन वो कभी कभी ठीक हो जाता है। लेकिन बाकी जो आप देख सकते हैं वो सारा जितना डिजीज है, ये सारा डिजीज जो है आपको बहुत हाई लेवल तक ले जा सकता है, और ये मेन रूप से एक सिम्टम में आता है, बहुत ही हायर सिम्टम में आता है। तो अब हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल की जान रहे हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसमें मैनेजमेंट होता है। लेकिन ये 3 चीज नॉर्मली हम लोग को देना पड़ता है। जब आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो किसी भी कारण से हो, उसका रीजन ये सारा हो या नॉर्मल हो, ठीक है, उस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या देंगे? एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे। एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक दवा। जैसे मानिए कि अब इन्फ्लामेशन किस तरह का, कुछ इन्फ्लामेशन नॉर्मल है तो हम बिना दर्द के भी रह सकते हैं, लेकिन कोई अगर इस टाइप का इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में आपका आ गया तो बिना पेन किलर का, बिना दर्द का दवा का आप नहीं रह पाइएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एनाल्जेसिक ड्रग्स देना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देखेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्यों देंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसलिए देंगे क्योंकि जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको कम करने के लिए। अब जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ते जा रहा है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जैसे मानिए कि पस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें किसी भी इन्फ्लामेशन में पानी जम गया है, चाहे पस जम रहा है, पीप वगैरह जिसको बोलते हैं, पस को पीप बोलते हैं, तो वो जम रहा है, तो वो अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं देंगे, तो वो पस का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। और अगर वो आपका मान लीजिए कि इतना बड़ा एरिया में इफेक्ट किया है, और अगर आप ये दवा नहीं दीजिएगा तो वो अपना एरिया बढ़ाते जाएगा, ऐसे ऐसे वो अपना एरिया बढ़ाते जाएगा। इसलिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। फिर उसके बाद एंटी हिस्टामिन देते हैं, जिससे वो हमारा धीरे धीरे वो रिलीज हो जाता है और धीरे धीरे स्वेलिंग खत्म हो जाता है। ये सारा दवा आपको हर एक डिजीज इस टाइप में भी दिया जाता है। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि कैसा लगा आपको ये पढ़कर, आप हमको ये कमेंट करके बताएंगे। और ये जो 3 ड्रग्स हम बताए हैं उसको आप कमेंट करके बताएंगे कि ये एनाल्जेसिक में हम कौन कौन सा दवा दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी में कौन कौन सा दवा दे सकते हैं, और हिस्टामिन में कौन कौन सा दवा दे सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो तीनों का मैं दवा का फिर से डिस्कशन करा दूंगा। अगर और इसमें से भी अगर कोई चीज आपको जैसे लगा हो कि हम नहीं समझ पाए हैं, तो आप हमको दोबारा कमेंट कीजिएगा, एक एक टॉपिक का मैं फिर से डिस्कशन कर दूंगा। धन्यवाद।